Good afternoon, everyone. Myself C.S. Sharma, Head of Department Physics, Reliable Institute, Kota. जैसा कि आप जानते हैं, हर साल हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और पेपर बनाते हैं, जैसे ही आईआईटी का पेपर होता है. लेकिन लास्ट ईयर और लास्ट ईयर हमारे ये एक्सपीरियंस रहा कि जो टेस्ट पेपर है ऑफिशियल, वो 4 घंटे में आ गया, कभी 8 घंटे में आ गया. जैसे कि आज वो मॉर्निंग में आ गया था हमारे पास, मतलब अभी लंच के आसपास आ गया था. तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर ऑफिशियल टेस्ट पेपर कि ऑफिशियल टेस्ट पेपर आए और हम आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस बना के दें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करें क्या एक्चुअल क्वेश्चन आईआईटी में आया था. तो इसीलिए हम लोगों ने कल सॉल्यूशन नहीं बनाए और आज हम वो सॉल्यूशंस बनाने जा रहे हैं. पेपर के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं. जो अभी फिजिक्स के पेपर की बात चल रही है, अगर फिजिक्स के लिहाज से बात की जाए तो मैं अभी तक पहला पेपर देख पाया हूं और पहले पेपर के सॉल्यूशंस मैं आपके सामने अभी लेकर के आ रहा हूं. पहले 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं बनाऊंगा, बाकी रिलायबल की जो अनुभवी टीम है वो आपके सामने लेकर के आएगी. तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं उसको देखने के बाद मैं ये असेस कर पा रहा हूं कि पेपर जो है स्कोरिंग है फिजिक्स के लिहाज से. हालांकि बच्चों का जो रुझान था, बच्चों का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि फिजिक्स थोड़ा सा इजी था, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था, केमिस्ट्री वाज सो. बाकी आपको केमिस्ट्री और मैथ्स के एचओडी ज्यादा डिटेल में बताएंगे उन पेपर्स के बारे में. मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में प्राइमा फेसी जो कैलकुलेशन हमने करी उसमें 16 क्वेश्चन 11th वाले टॉपिक के पाए गए हैं. यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आए 18 + 18 36, उसमें से 16 क्वेश्चंस जो है वो 11 के पाए गए हैं. इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा 12 का पलड़ा भारी है. पेपर 1 में अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें पोलराइजेशन का यूज किया गया. पोलराइजेशन में जो ब्रिस्टर एंगल होता है, ब्रिस्टर एंगल की जो थ्योरी होती है उस पर क्वेश्चन था. और एक बहुत अच्छा मिक्सिंग जो आईआईटी से उम्मीद था, क्योंकि पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जनरली जेई मेन के टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये पहली बार जेई एडवांस में आए हैं और ये बहुत अच्छे. हालांकि पोलराइजेशन का जहां तक है एक्सप्लिसिटली कहा नहीं हुआ था कि जेई एडवांस के सिलेबस में है या नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेशली जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं था. तो हम लोग एडवांस की अगर बात करें तो पहली बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे देखने को मिलेगा. और यहाँ पे एक बहुत अच्छी ब्लेंडिंग की गई एक क्वेश्चन के अंदर, जिसमें पोलराइजेशन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक मिक्सचर बना करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया. तो पेपर जो है स्कोरिंग है. स्टार्ट करते हैं हम पहले पेपर से. सेकंड पेपर जब तक कंप्लीट होगा, हो सकता है तब तक मैं आपके पास पूरा एनालिसिस लेकर भी आऊं पूरे पेपर का, कि कौन सा टॉपिक का क्या वेटेज था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था. एक्चुअल जो एनालिसिस है वो पूरा पेपर जब हमारी टीम सॉल्व कर लेगी उसके बाद हम आपके पास लेकर के आएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स मिक्स है और थोड़ा सा जो है वर्क पावर एनर्जी मिक्स है. मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. अगर अपन टॉपिक की बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है ये वर्क पावर एनर्जी है, साथ साथ इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स भी है. अच्छा, इसके अलावा इसमें कोलिजन का भी थोड़ा सा यूज किया गया है. तो अपन बोल सकते हैं कि 3 चैप्टर का ये मिक्सचर है. और ये ट्रेडिशनली आईआईटी का पैटर्न रहा है कि जब भी अपन आईआईटी के क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेशन वहां पर अपने को देखने को मिलता है. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एक इनोवेशन इसके अंदर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. When you'll apply energy conservation, you'll be able to calculate this velocity u naught. How much is the potential energy at initial starting point? It is mgh. Kinetic energy at this point is 0. Potential energy at this point, अगर मैंने यहाँ पे potential energy 0 मान रखी है तो वहां की potential energy मैंने mgh लिखी है. यहाँ की potential energy हो जाएगी 0 and kinetic energy will be half m u naught square. This is how I will be able to calculate u naught, which is under root 2g h naught. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा काइनेमेटिक्स है, तो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अब यहां से शुरू होता है. अभी अपन ने किसको अप्लाई किया? वर्क पावर एनर्जी को. अब मैं काइनेमेटिक्स, हालांकि वर्क पावर एनर्जी से मैं यहां पर भी एक स्पीड निकाल सकता हूं, लेकिन वो काइनेमेटिक्स से निकालूंगा तो मेरे 2 पर्पज सर्व हो जाएंगे मुझे, क्योंकि एंगल भी निकालना है कि किस एंगल पे जाके वो टकरा है. तो यहां से स्टार्ट होती है अपनी काइनेमेटिक्स. अब देखो बच्चों, यहां से इसकी स्पीड हमको पता है, एक तरह से टावर से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और यहां से लेकर यहां तक की हाइट 3h है. इफ यू वांट टू नो द टाइम ऑफ फ्लाइट,
that time of flight will be equal to under root 6 times h divided by g. h is h naught, h is h, so it is under root 6 times h divided by g. इतनी देर में अगर यहां से आते कि डिस्टेंस मुझे निकालनी है d, then I'll be able to calculate d which is equal to u naught multiply by time of flight. How much is u naught? It is under root 2 into g into h. How much is time of flight? It is under root 6 times h divided by g. अगर आपको d चाहिए तो d मिल जाएगा. You will be able to calculate d which is 2 root 3 times h. तो अपने को एक फ्री में आंसर मिल गया. हमने तो d कैलकुलेट किया था लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था d और h का रेशियो बताओ, तो ये निकाल लिया. एक आंसर अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं. इस पॉइंट पर जब ये यहां से इस ट्रैक को छोड़ रहा है उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो है रूट 2gh आई कैप को इन्होंने x कैप बोला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टकराने से पहले की वेलोसिटी निकालते हैं. जब ये बॉडी यहां टकराने वाली होगी तो मैं यहां से इसके डायग्राम को यहां बना रहा हूं. जस्ट बिफोर द कोलिजन there are two components of velocity. One is u naught and the other is y velocity. अब y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको मैं फिर से काइनेमेटिक्स से निकाल रहा हूं. मैं यही बता रहा था, इसको मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क पावर एनर्जी से भी निकाल सकता था, लेकिन मैं काइनेमेटिक्स से निकाल रहा हूं. आई कैन कैलकुलेट vy is equal to initial velocity in y direction which is 0 multiply by plus acceleration multiply by time of flight which is under root 6 times h divided by g. इसका मतलब मैंने y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली. इट इज अंडर रूट 6 g इंटू h. आपको x वाली वेलोसिटी पता है, आपको y वाली वेलोसिटी पता है और आपको ये एंगल जानना है. एग्जामिनर ने हमसे जो एंगल पूछा है वो ये वाला एंगल पूछा है, थीटा. If this angle is theta, this is also theta, and if I want to know tan theta will be equal to this side, y wali side is represented by vy which is under root 6 times g into h divided by x wali velocity which is under root 2gh which comes out to be root 3, and when tan theta is root 3, theta is equal to 60 degree. That's why C is also a correct answer. C भी हमने निकाल लिया. अब लास्ट में बारी आती है कि टक्कर के बाद की वेलोसिटी. इसमें देखो क्या क्या पूछा है. मैक्सिमम हाइट h1, मैक्सिमम हाइट वाला हो गया. अच्छा h1 इज द मैक्सिमम हाइट. अभी h1 तो मैंने निकाला नहीं, एक सेकेंड. d डिवाइड बाय h1, ये तो मैंने d निकाला था, अभी उसको h1 की टर्म में निकालना बाकी है, तो इसको थोड़ा सा यहां पे ये वाला आंसर भी निकालेंगे. अभी तो अपन ने क्या है, डी केवल एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितनी आती है. दिस इज 2, दिस इज फाइन. एक्चुअली सॉल्व करने पर h1 और h की वैल्यू सेम आने वाली है. अब इसको निकालना बाकी है. मैं आपको h1 निकाल के बताता हूं, एक तो टक्कर के बाद की हाइट, और एक ऑप्शन आपको ये निकालना है v वेक्टर इज इक्वल टू दिस, and this v vector is velocity after the collision. It bounces off with a velocity v. इसका मतलब अभी तक अपना हिसाब किताब यहाँ तक का हो गया, टक्कर से पहले तक का. अब टक्कर के बाद की बात करते हैं. and here starts the center of mass. देखो, जब वो बॉडी अर्थ पे आके टकराती है and the body is having two velocities, one is u naught and the other velocity is v which is actually u naught into root 3. यहाँ पे कोलिजन होता है इनइलास्टिक, और उस इनइलास्टिक कोलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन है वो दे रखा है 1/√3. सो आफ्टर कोलिजन इट बाउंसेस विद अ वेलोसिटी u naught into √3 divided by √3. u naught into √3 divided by √3 which is √3 which is u naught. इसका मतलब कोलिजन के बाद ये u naught से रिबाउंड होता है, और जब कोलिजन के बाद ये u naught से रिबाउंड होता है देन अगेन इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन एंगल 45 डिग्री, राइट.
और अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो इसकी दो वेलोसिटी आ जाएगी और दो वेलोसिटीज होगी यू नॉट इंटू एक्स कैप प्लस जे कैप। जे कैप को इन्होंने बोल रखा है जेड कैप, तो मैं जेड कैप लिख देता हूं। एक बार देख लेते हैं पीछे वाले पेज पे जाके, हाँ जेड कैप। तो इन्होंने जे कैप को जो है जेड कैप बोल रखा है, लेकिन वहां पे माइनस साइन है, देख सकते हो आप। हमारा आंसर आ रहा है प्लस के साथ, लेकिन वहां माइनस दे रखा है, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। आई वांट टू कैलकुलेट d by h1, फॉर दैट आई नीड टू कैलकुलेट h1। h1 कैसे निकलेगा? h1 इज दिस मैक्सिमम हाइट, and when I'll calculate this maximum height will be equal to initial velocity in y, which is u naught whole square divided by 2g। आपको पता है u naught जो है वो √2gh है, और सॉल्व करेंगे तो h1 की वैल्यू h आ जाएगी। इसका मतलब जब हम d और h1 का रेशियो निकालेंगे तो d और h1 h के ही बराबर है, तो रेशियो ऑफ d by h1 विल बी इक्वल टू 2√3। दैट्स व्हाई d इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हो ये एक एमसीक्यू है और अच्छा खासा टाइम इसने आपका लिया है, लेकिन स्कोरिंग है, अगर आप एग्जाम में इसको 4 मिनट में सॉल्व कर लेते हो तो एक बहुत अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन माना जाएगा। मेरी निगाह में आईआईटी एडवांस देने वाले बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को मैं इजी से लेकर मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगर कह सकते हो बहुत अच्छी ब्लेंडिंग इसके अंदर है पोलराइजेशन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो पोलराइजेशन भी है इसके अंदर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। ठीक है बच्चों, क्या क्या दे रखा है पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A plane polarized blue light rays incident on a prism such that there is no reflection from the surface। अब देखो यहां पे पंच है, there is no reflection from the surface और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने आप को ब्रूस्टर्स लॉ की तरफ लेकर के चलो। मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको ब्रूस्टर्स लॉ क्या है। जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट आके गिरती है विच इज अनपोलराइज्ड लाइट, और उसका एंगल एक खास एंगल होता है जिसको ब्रूस्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, जस्ट अ मोमेंट, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, और जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है ऑब्वियस सी बात है वो भी पोलराइज्ड होगी, क्योंकि अगर आप इसके प्लेन के पैरेलल वाले ऑसिलेशन से अगर उधर चले जाएंगे तो जो दूसरे वाले ऑसिलेशन होंगे वो मीडियम के अंदर चले जाएंगे। और इसकी खास बात ये होती है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और जब ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, हम यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमें पता चलता है tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। इसे ब्रूस्टर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, आप चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। दिस इज थीटा बी, ओके, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा बी। जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये रूल आपके सामने आएगा। ये है फेमस ब्रूस्टर्स लॉ और इस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। अब ये यहां क्यों दे रखा है? क्योंकि यहां पर कुछ दे रखा है। द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर रेड लाइट इज इक्वल टू 30 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट इज इक्वल टू √3। डेटा इतने ज्यादा है और इतने सारे कंफ्यूजिंग डेटा है, 30 60 60 30 √3। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, वहां लिख लेना चाहिए पेपर के ऊपर कि यार इस केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 गिवन है। ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या जानकारी पता है? एक जानकारी पता है कि इसका जो एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ 60 डिग्री, देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा। अच्छा, लेकिन उसके पहले ये जो लाइट है, यहां देखिए ये लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, A plane polarized blue light rays incident on the prism such that there is no reflection। कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है, और पोलराइज्ड लाइट का कौन सा वाला हिस्सा है? वो वाला हिस्सा है जो कि मीडियम के अंदर जाता है।
तो मीडियम के अंदर जाने वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ वाला जो एंगल है ना वो ब्रिस्टर एंगल के बराबर है। ये यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो हिंट है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। देयर इज नो रिफ्लेक्टेड लाइट विच मीन्स दैट ऑल द लाइट विच वाज ऑलरेडी पोलराइज्ड, उसका पूरा का पूरा वो वाला पोर्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि मीडियम के अंदर जाने वाला है। मीडियम के अंदर जाने वाला पोर्शन आपके पास है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, जब हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये वाला दे रखा है आपको √3, यू कैन राइट 1, आई नीड टू चेंज द कलर अगेन, रेड, आई कैन राइट 1 sin I is equal to √3 sin R1। ओहो, मेरा काम तो ब्रूस्टर्स एंगल्स होगा, तो मैं पहले उसका फायदा उठा लेता हूं। आई कैन राइट 10I इज इक्वल टू √3, इसका मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, I की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब मैं यहां से I की वैल्यू को यहां डाल के ना R1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। R1 की वैल्यू आने वाली है इफ I इज इक्वल टू 60 डिग्री, R1 इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। जरूरत पड़ेगी आगे तो R1 की वैल्यू पर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इससे मैं और क्या फायदा उठा सकता हूं। मुझे पता है इस केस में डिविएशन दे रखा है 60 डिग्री, सो आई कैन राइट I विच इज 60 प्लस E विच आई वांट टू नो माइनस A इज इक्वल टू 60। ये सारी कैलकुलेशंस अभी तक वॉयलेट लाइट के लिए चल रही है। आई की वैल्यू 60 डिग्री कैसे आई? बिकॉज वो मेरे को ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर दे रखा है, हिंट कर रखा है कि पूरी लाइट अंदर चली गई, इसका मतलब ये वाला पोर्शन है लाइट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 से 60 कट गया, इसका मतलब E की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों? A के। बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे को और डेटा चाहिए। द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या ब्लू लाइट प्लेन ऑफ इंसिडेंस कैसे बोलेंगे? प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिस प्लेन के अंदर आपका इंसिडेंस हो रहा है। देखो ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो आपकी जो ब्लू लाइट है क्या वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में पोलराइज्ड है? तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए यस, बिकॉज प्लेन ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस प्लेन में आपका इंसिडेंस हो रहा है वो वाला प्लेन, तो उस प्लेन में ये पोलराइज्ड है। दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो उसमें नहीं है। अगर वो वाली होती तो फिर 100% रिफ्लेक्शन होता। ये लाइट अंदर जा रही है, इसका मतलब पर प्लेन ऑफ इंसिडेंस में पोलराइज्ड है। दैट्स व्हाई ए आंसर शुड बी करेक्ट आंसर। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 45 डिग्री, अभी चेक करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये भी चेक करेंगे। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू दिस, अभी ये सब चेक होगा। अब देखते हैं हमारे पास और क्या क्या डेटा है। एक तो देखो R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, R1 की वैल्यू हमको मिल गई। दूसरा हमको पता चल गया E जो है ना वो A के बराबर है, यानी यहाँ पे जो एग्जिट होगा वो A के बराबर होगा। तो हम एक बार और स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ये देखिए पहला स्नेल्स लॉ मैंने कहाँ पे लगाया है? पहला स्नेल्स लॉ लगाया फर्स्ट सरफेस पे, जहां पे I मैं ऑलरेडी निकाल चुका था ब्रूस्टर्स लॉ से, यूज कर लिया, R1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंक कलर चेंज करते हैं, चलो। नाउ फॉर द सेकंड सरफेस, again for the violet light, now I know refractive index is √3, angle of incidence will be a minus 30। a minus 30 कैसे आया? क्योंकि R1 की वैल्यू 30 है, तो R2 will be a minus 30। आई थिंक आप सबको पता होगा R1 प्लस R2 जो है A के बराबर होता है। तो ये हो गया N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin E, और E जो है वो आपको ऑलरेडी किसके बराबर दे रखा है? A के बराबर। तो इसको भी अपन बाद में A लिख देंगे। सॉल्व करते हैं इसको। √3 आई एम गोइंग टू ओपन इट, sin A cos 30 which is √3 divided by 2 minus √3 cos A into sin 30 which is equal to half is equal to sin A। आप ध्यान से देखिए, आपके पास बन जाता है sin A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स
cos A, सॉल्व करेंगे तो अपने को A की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री और इससे E की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। चलो कुछ कुछ आंसर मार्क करके आते हैं। हमको पता चल गया डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज हम जानना चाहते थे कि वॉयलेट वाली लाइट के लिए एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, इट इज 60 डिग्री। हमने चेक कर लिया, हमको पता चल गया बी आंसर इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रिज्म एंगल जो है 45 नहीं आ रहा, इट इज 60 डिग्री। अब लास्ट पार्ट बचा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज इक्वल टू √2। चलो रेड लाइट के लिए दे रखा है कि ये मिनिमम डिविएशन है, और रेड लाइट के लिए अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, पोलराइजेशन के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। इसका मतलब इसको नॉर्मल तरीके से आपको सॉल्व करना है। मिनिमम डिविएशन आपको दे रखा है और आप जानना चाह रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता है 60 डिग्री फॉर रेड लाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं I प्लस E विच इज ऑल्सो इक्वल टू I माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब रेड लाइट के लिए अगर अपन बात करें तो I रेड विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। जब मिनिमम डिविएशन होता है तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 होता है। इसका मतलब 30 डिग्री आने वाला है। अब आप आराम से स्नेल्स लॉ लगाएं, 1 sin 45 विच इज 1/√2 इंटू 1 इज इक्वल टू n फॉर रेड लाइट इंटू साइन R इज इक्वल टू 1/2। R की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री है, तो यहां से आप NR निकाल सकते हैं। NR इज इक्वल टू √2। देखते हैं NR इज इक्वल टू √2 दे रखा है क्या। The refractive index of the material of the prism for red light is equal to √2. That's why C is also a correct answer. तो एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये, और इसको मैं टफ कैटेगरी में रखूंगा। मॉडरेट से थोड़ा ऊपर का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है हवा भी ना लगे कि ये दे क्या रखा है। हो सकता है कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए क्वेश्चन को, तो इसलिए इसको टफ कैटेगरी में रखूंगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और आगे जो भी बच्चे सीखेंगे, अगले साल IIT की तैयारी करेंगे, उसके अगले साल तैयारी करेंगे, उनके लिए एक लर्निंग है कि इस तरह से भी लैंग्वेज दी जा सकती है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये करंट और कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, आपको बताऊंगा क्या एम्बिग्युइटी है। हालांकि क्वेश्चन के चारों आंसर करेक्ट है और चारों आंसर आएंगे, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस की 2 पॉसिबल वैल्यूज आती है। तो करंट और कैपेसिटर का मिला के एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। In a circuit shown in the figure, the capacitor C is initially uncharged and the key is open. In this condition, a current of 1 ampere flows through the resistance 1 ohm. Now, here is the catch. I don't know 1 ampere current ऐसे जा रहा है या 1 ampere current उल्टा आ रहा है। दोनों ही केसेस हम एनालाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं 1 ampere current ऐसे जा रहा है ना, हो सकता है उल्टा भी आ रहा हो। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज 0 मान लेता हूं, यहाँ का वोल्टेज V, यहाँ का 0, फिर ये भी V और ये 0 और ये भी V की वैल्यू को निकाला जा सकता है। जो बच्चे E इक्विवेलेंट निकालने में कंफर्टेबल है और डायरेक्ट जानते हैं कि V की जो वैल्यू होती है वो होती है 15 डिवाइडेड बाय R E1/R1 प्लस E2 विच इज 5 डिवाइड बाय 1। इस वाली ब्रांच के अंदर अपन 0 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, प्लस 0 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1/R प्लस 1/1 प्लस 1/3। ये जो फॉर्मूला है, इससे आपको डायरेक्ट इन पॉइंट्स का वोल्टेज मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में। इसे ई इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन का ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बैटरी कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज किया जाता है। अगर किसी को ये पसंद ना हो तो वो इस पॉइंट पर तीनों तरफ से आने वाले करंट को जोड़ के 0 कर दे। जैसे वो इस पॉइंट पे तीनों तरफ से आने वाले करंट को जोड़ के 0 करेगा, इधर से जो करंट आएगा दैट विल बी 15 माइनस V डिवाइड बाय R1। इधर से करंट आएगा 5 माइनस V डिवाइड बाय 1। इधर से करंट आएगा 0 माइनस V डिवाइड बाय 3। सॉल्व करोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से पहुंचा हूं। थोड़ा इसको जनरलाइज, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 3R LCM ले लेते हैं। सो दिस विल बी 3R LCM ले लिया। अगर मैंने ऊपर नीचे 3R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल बी 45 प्लस 5 टाइम्स R
ऊपर हो गया 45 प्लस 5 टाइम्स आर, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स आर, दिस विल बी 4/3, और अगर अपन 3R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स। ये हो गया वोल्टेज। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैच है, इस पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा 5, ठीक है। अब मुझे नहीं पता करंट इधर से इधर 1 एम्पीयर है, इधर से इधर 1 एम्पीयर है। एग्जामिनर ने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि करंट लेफ्ट टू राइट आ रहा है कि राइट टू लेफ्ट आ रहा है। इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस के 2 आंसर पॉसिबल हैं। हालांकि ये सारे जो आंसर हैं ये 3 ओम के कोरोस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर 2 आंसर आएंगे रेजिस्टेंस के, एक आएगा 3 ओम, एक आएगा 33 ओम। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं इस ब्रांच का करंट लिखता हूं तो आई कैन राइट 5 माइनस V which is 45 plus 5 times R divided by 3 plus 4R and that is equal to plus minus 1. Why plus minus 1? Because हो सकता है करंट इधर से इधर जा रहा हो सकता है करंट उधर से उधर आ रहा हो। हम दोनों ऑप्शंस लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस के साथ। तो जब मैं इसको प्लस के साथ सॉल्व करूंगा तो 4 विल बी इक्वल टू 45 प्लस 5R डिवाइड बाय 3 प्लस 4R। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 प्लस 16 टाइम्स R इज इक्वल टू 12 प्लस 16 टाइम्स R। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर होगी, ये 3R से मल्टीप्लाई किया था, दिस विल बी 45 प्लस 5R 3R 15R हो गई है, 15R 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 बन जाएगा, बेसिकली 15 टाइम्स R। तो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 16R इज इक्वल टू 45 प्लस 15R, और इसको सॉल्व करने से बच्चों R की वैल्यू आती है मेरी 33 ओम। अब R की वैल्यू 33 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, इसका मतलब चलो दूसरा वाला चेक करके देखते हैं। एक बार -1 के साथ लेके देखते हैं। -1 के साथ जब लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 45 प्लस 15R डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4R, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे R की वैल्यू आती है 3। अब हमारे पास जब एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 रास्ते आगे बढ़ने, मुझे क्या पता बाकी ऑप्शन किससे दे रखे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मान लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं बाकी ऑप्शंस मैच करते हैं क्या। तो लेट्स मूव अहेड। इसका मतलब पहली बात तो हमने करंट को -1 माना है। -1 का मतलब जो डायग्राम में दिखा रखा है उसका उल्टा करंट माना है। तो यहाँ पर जो करंट में बहाने वाला हूं उल्टी डायरेक्शन में बहाने वाला हूं। करंट की डायरेक्शन मेरी ये नहीं होगी, ये होगी 1 एम्पियर। जब करंट की डायरेक्शन इधर 1 एम्पियर है तब R आता है आपका 3 ओम। तो मैंने ए ऑप्शन को सही मान लिया। T लेस देन T नोट, यानी जब तक हमने स्विच नहीं लगाया है तब तक केवल ये वाला सर्किट चालू है और हम जानना चाहते हैं कि I1 की वैल्यू कितनी है। I1 दिस करंट, तो कोई भी बता सकता है। आप V की वैल्यू निकालिए व्हेन R इज इक्वल टू 3। जरा एक बार R इज इक्वल टू 3 पे V की वैल्यू निकालिए। V विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 45 यानी कि 90। यहाँ पे 3 रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 यानी कि 15। 90 बाई 15 इज इक्वल टू 6 यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? यहाँ पर जो करंट जा रहा है, यहाँ 0 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर जो करंट जा रहा है क्या वो 2 एम्पियर है? तो करेक्ट आंसर है यस है। आगे बढ़ते हैं। T इज इक्वल टू टी नोट प्लस दिस। टी नोट पे आपने स्विच लगा दिया। अब स्विच लगाने के बाद क्या होगा, ये वाला जो सर्किट है कैपेसिटर को भी चार्ज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाला जो पूरा सर्किट है उस पूरे सर्किट को एक अकेले 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। उस अकेले सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा उससे रिप्लेस किया जा सकता है। ये बहुत आसान सी चीज है जिसे हम सेल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड इफ आई वांट टू नो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द बैटरीज इट विल बी 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3। कहां से आया फिर देखिए, इसका रेजिस्टेंस 3, इसका 1 और इसका 3, और ये तीनों बैटरी मिला के जब सिंगल बैटरी बनाई जाएगी तो वो आएगी 6 वोल्ट की। उसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा उधर, नेगेटिव टर्मिनल आएगा इधर, क्योंकि करंट इधर की तरफ
माना है हमने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.6, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.6। उसके अलावा और क्या था, 3 ओम का रेजिस्टेंस और था। अब आप इसको सर्किट में लगा सकते हैं, आप चाहें तो उस 3 ओम के रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ऐड करके इसको 3.6 ओम बना सकते हैं। नाउ योर कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। दिस इज 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। So now our circuit finally concludes to this simplified version of circuit where you have one capacitor, one resistance and one battery. You can find out charge of the capacitor which is equal to CE, जो कि आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम into 1 minus e to the power minus t by tau। और आप देखिए इंटरेस्टिंगली इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो आ जाता है 7.2 माइक्रोसेकंड। इसी तरह से आप करंट लिख सकते हैं, करंट विल बी E डिवाइडेड बाय R, E डिवाइडेड बाय R 6 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ठीक है, ये करंट आ जाएगा। अब एक बार देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। यस, at t is equal to infinity, the charge on the capacitor is 12 microcoulomb। yes, बहुत देर बाद इसका जो चार्ज होगा वो 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। t is equal to t नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकेंड। यहाँ पे जो t है ना बच्चों, ये वो वाला t है जो स्विच लगाने के बाद का t है, यानी कि मैं यहाँ पे 7.2 माइक्रोसेकेंड रख सकता हूँ। सो दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाय 3.6 into 1 minus e to the power minus 1। सॉरी, करंट की इक्वेशन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अरे यहां पे ये 1 माइनस नहीं आएगा। वो हुआ क्या, फ्लो में चार्ज लिखते लिखते मैंने करंट भी सेम टू सेम लिख दिया। तो करंट की इक्वेशन होती है E बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, और जब मैंने t की वैल्यू डाली 7.2 माइक्रोसेकंड, दिस विल बी e टू द पावर माइनस 1। और आपकी किस्मत देखिए, इन्होंने e की पावर माइनस 1 को 0.36 लेने को बोला है। सो दिस डिवाइड बाय 3.6 इंटू 0.36। डेटा अच्छे एडजस्ट किए ताकि आपका आंसर आराम से 0.6 एम्पियर आ सके। वैसे भी एक टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जो करंट होता है वो मैक्सिमम का लगभग 37% होता है। और क्योंकि इन्होंने स्पेशली हमको बोला है कि हमें E की वैल्यू को 0.36 लेना है, तो हमने 0.36 लिया, एंड द करेक्ट आंसर बिकम्स C एज वेल एज D। तो इसके चारों आंसर करेक्ट है, लेकिन जैसा मैं आपको बताया इसके सवाल में शुरू में लफड़ा था, और लफड़ा क्या था कि रेजिस्टेंस के 2 आंसर पॉसिबल थे। अगर हम R की वैल्यू 33 लेकर के चलें तो उस केस में भी इस तरह से 4 ऑप्शंस और हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है इसलिए हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एग्जामिनर ने R की वैल्यू 3 लेने के हिसाब से सारे ऑप्शंस डेवलप किए, डिजाइन किए हैं, इसीलिए सारे आंसर जो है वो करेक्ट हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से हमारी लाइफ थोड़ी इजी स्टार्ट होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ थोड़ी सी एग्जाम की साइकोलॉजी समझो आप। ये एग्जाम में जो पहले 3 क्वेश्चन थे वही सबसे लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस इजी हैं। अब मान लो कोई बच्चा पहले 3 क्वेश्चंस करने में 20-25 मिनट लगा देता है, फिर उसको थोड़ा सा डर सा लगता है, उसके बाद वो घबराहट होती है, घबराहट में वो गलतियां करता है, बहुत सारी और मिस्टेक्स कर सकता है, उसको ऐसा लगता है कि पेपर छूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आईआईटी के पेपर में सबसे पहले सिंगल करेक्ट उठाने चाहिए या फिर इंटीजर उठाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस उठाने चाहिए जिनका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। इस क्वेश्चन का आंसर 2 इक्वेशन लगाने पे आ जाएगा, एंड दिस इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, तो आपकी शुरुआत 1 2 3 के बजाय आपको 4 से करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आरबीडी। You are given a bar of mass this and length this, which is hinged at one point, pivoted at one point, about which it is free to rotate. Small mass is moving on the same horizontal surface with the velocity this and perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L by 2 from the pivot, returns back on the same path with the speed v. After this elastic collision, the bar rotates with angular velocity omega. Which of the following statement is correct? इतनी जगह सफिशिएंट इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन फिर भी
मैं इसको आराम से डिटेल में सॉल्व करता हूं आपके लिए। आपके पास एक रॉड है और इस तरह के क्वेश्चंस ऐसा नहीं पहली बार पूछे गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज किए हो तो आपको ये क्वेश्चन कई बार आईआईटी एडवांस में देखने को मिला होगा। यहाँ पर हिंज है आपकी रॉड, इसके अबाउट फ्री टू रोटेट है। यहाँ एक पार्टिकल आ रहा है जिसका स्पीड u है, ठीक है। ये टक्कर करता है और टक्कर के बाद ये रिबाउंड होता है v स्पीड से, मैंने आगे मान ली नेगेटिव आ जाएगी और रॉड घूमना स्टार्ट कर देती है। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहला इक्वेशन, हिंज के ऊपर जो इंपल्सिव फोर्स लगने वाले हैं उसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क बैलेंस, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आर एक्टिंग। और अगर हम उस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क की बात करें तो वो आता है 0। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखे इनिशियल, विच इज गोइंग टू बी mu into L/2। इसी पॉइंट के अबाउट आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखे विच इज गोइंग टू बी mv into L/2 plus ml square divided by 3 multiplied by omega. This is angular momentum of moving particle. Initially rod was at rest, so angular momentum rod is 0. This is angular momentum of moving particle after collision, and this is angular momentum of rod which is I omega. तो पहला टर्म हमने लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, u प्लस v, एक l से एक l कट जाएगा, सॉरी, u माइनस v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 उधर जाएगा, 3 1 नीचे ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय l, एक l बच जाएगा वहां पे, और एक आपको कैपिटल M बाय स्मॉल m बचेगा। कैपिटल M बाय स्मॉल m की वैल्यू 10 दे रखी है और l की वैल्यू 0.2 दे रखी है इनटू ओमेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन कहां से आई? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। दूसरी इक्वेशन बच्चों E का इक्वेशन होगा, सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन दिस पॉइंट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ओमेगा टाइम्स L/2 आफ्टर द कोलिजन, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ओमेगा L/2 माइनस v एंड दिस डिवाइडेड बाय u, दिस इज वेलोसिटी अप्रोच। तो आपके पास एक इक्वेशन और बनी, u प्लस v इज इक्वल टू ओमेगा L/2, l की वैल्यू दे रखी है 0.2, सो दिस विल बी 0.1 इंटू ओमेगा। दो वेरिएबल आपके पास है और थोड़ा सा डेटा इसका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू लगभग 7 के आसपास आती है, ठीक है, और v की जो वैल्यू है वो -4.3 के आसपास ये आती है। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो बेस्ट इसके अंदर आंसर मैच करेगा वो कर जाएगा A। तो इस क्वेश्चन को मैं इजी टू मॉडरेट, अब देखो आईआईटी का पेपर है, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ बात तो होती है। अब आपको हर क्वेश्चन ही टफ लगे तो फिर आईआईटी जो है वो अपने लिए नहीं बनी है। आईआईटी का पेपर थोड़ा बहुत ट्विस्ट वाला तो होता है, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो जिन बच्चों की आईआईटी की तैयारी ठीक ठीक सी है उनके लिए इजी है, बाकी जो बिना तैयारी के गया होगा उसके लिए फिर मॉडरेट भी है। ये क्वेश्चन जो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का है, आरबीडी। Coming to the next question, now we are coming to 12th portion, जहां पे एक बहुत अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है, सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड चढ़ रहा है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, और लिक्विड के चढ़ने की जो रेट है वो आपको दे रखी है। तो अगर मेरे से कोई कहे 10 सेकंड में कितना लिक्विड चढ़ गया तो मैं उसकी हाइट निकाल लूंगा। लिक्विड के चढ़ने जिस रेट से इसके अंदर वॉल्यूम एंटर हो, अब देखो इसमें क्या है, यू हैव 2 प्लेट्स जिनके बीच का जो स्पेस है, धीरे धीरे लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे लिक्विड ऊपर चढ़ेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन और अच्छा बन सकता था और टफ बन सकता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10 सेकंड पे आपसे पूछा है कि कैपेसिटेंस बताओ, यानी कि उन्होंने सिंप्लीफाई कर दी आपकी लाइफ। तो पहली बात तो 10 सेकंड में कितनी हाइट चढ़ेगी वो निकालना है। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 5, अंदर डेप्थ है 50, मान लेते हैं हाइट h है, तो 5 into 50 into h, this is equal to 250 multiply by t। t टाइम में कितनी हाइट चढ़ेगी अगर वो जानना है
कैसे? 5 into 50 into H, that will be volume of the liquid inside the plate. दोनों प्लेट्स के बीच में कितना लिक्विड चढ़ेगा और वो किसके बराबर है? 250 into T के. T दे रखा आपको 10. इसका मतलब आप यहां से हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये भी 250 है, ये भी 250 है, यहां से हाइट पता लग गया आपको 10. यानी कि 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक आपका लिक्विड अभी चढ़ा है और अभी कितना बाकी है ऊपर स्पेस? 40 का. यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दे रखा है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दे रखा है. अभी आपके लिए एक इजी सा क्वेश्चन बन गया जहां पे आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में है और आपको उनका सी इक्विवेलेंट निकालना है, जिसको आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं. प्लेट के अंदर गहराई जो है वो 50 है. तो अगर प्लेट के अंदर गहराई 50 है तो आप ये वाला जब एरिया निकालेंगे तो ये होगा 10 इंटू 50, 10 इंटू 50, और ऊपर वाला जो एरिया होगा दैट विल बी 40 इंटू 50. तो निकालते हैं इसका कैपेसिटेंस. C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय K1A1 यानी कि 1 इंटू 10 इंटू 40 इंटू 50. ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं. 40 क्या चीज है? जितनी हाइट तक आपका लिक्विड भरा हुआ है वो 10 है और बचा हुआ जो हाइट है वो 40 है. तो 40 की हाइट तक आपका एयर कैपेसिटर है. तो एप्सिलॉन नॉट K1 यानी कि 1 A1 यानी कि 40 इंटू 50 प्लस K2A2 3 इंटू एरिया, यहाँ वाला एरिया विच इज 10 इंटू 50. अब ये सेंटीमीटर में थे दोनों, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स विच इज 5 इंटू 10⁻⁻2. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻12. डेटा बहुत बुरे नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैपेसिटेंस आएगा वो लगभग 63 पिकोफेरेड के आसपास आएगा. एंड माय कैपेसिटेंस इज 63 पिकोफेरेड है माइक्रोफेरेड? पिकोफेरेड. हाँ, पिकोफेरेड के आसपास आएगा. इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था बच्चों 5वां क्वेश्चन और मैं इन्हीं 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास लेकर के आया हूं. बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत जल्दी हमारी टीम आपके सामने लेकर के आएगी. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस स्कोरिंग क्वेश्चंस थे. एम्बिग्यूटी वाली कोई खास बात इसके अंदर नहीं थी. फिर थोड़ा बहुत तो जब इनोवेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है, जैसे कि उस क्वेश्चन में हुआ. एग्जामिनर को करंट की डायरेक्शन देनी चाहिए थी, अदरवाइज रेजिस्टेंस के 2 पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं. तो इट्स ओके, हम लोग उनका साथ देंगे. और कोई बच्चे अगर क्लेम करना चाहे तो कर सकता है, कह सकता है कि मेरे 2 आंसर आए फिर मैं कंफ्यूज हो गया. तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब ये उस पर डिपेंड करता है आईआईटी वाले उस क्लेम को एक्सेप्ट करे ना करे, ये आप दोनों की बीच की बात है. बेस्ट ऑफ लक. मैं फिर से आऊंगा एनालिसिस लेकर बहुत जल्दी आपके सामने.